हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में 2024 की वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री लिस्ट जारी करी गई है। उसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, तो इसके बारे में वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने बीच के जो गैप्स हो गए थे उनको मैंने फिल कर दिया था। शाम को आपको करंट अफेयर का वीडियो दे दिया था। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि नुहा खाई फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो अभी ये हाल ही में मनाया गया है उड़ीसा में, और ये हर साल मनाया जाता है। दरअसल हिंदी में जो महीना होता है ना, जिसको हिंदी कैलेंडर बोलते हैं या फिर शक संवत बोलते हैं, तो उसमें एक भद्रक का महीना होता है। तो भद्रक के महीने में जो पंचमी होती है उस दिन उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि चावल की जो नई खेती होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर आप आम भाषा में बोल सकते हो ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि खेती-बाड़ी के लिए एक तरीके से ईश्वर को धन्यवाद देकर व्यक्त किया जाता है। और इस बार जो पंचमी पड़ी थी ये 8 सितंबर को पड़ी है, मतलब अभी 4 दिन पहले ये मनाया गया है संडे के दिन पूरे उड़ीसा में। उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पर मोहन चरण मांझी। हाल ही में अभी 2 महीने पहले इनकी सरकार बनी है। और उड़ीसा में गवर्नर इस टाइम पे हैं रघुवर दास। और इस बार आप में से जो भी रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन, आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस किताब को मैंने, अरुण सर ने और काजल मैम ने, तीनों ने मिलकर लॉन्च किया हुआ है। इसमें हमने साल 2016 से लेकर 22 तक के रेलवे के जितने भी पेपर थे उन सब को कंपाइल किया है आंसर्स के साथ। मतलब पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन दिया है। और उसके अलावा 3400 से ज्यादा सबसे बेस्ट क्वेश्चंस रेलवे के आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। साथ में इस किताब की खास बात है, ये रेलवे के सारे टॉपिक्स को कवर करती है। इसमें आपके मैथ्स के भी 2016 से लेकर 22 तक के सारे पेपर हैं, और आपके रीजनिंग के भी हैं, जीएस के भी हैं, और स्पेशली जो साइंस पूछी जाती है रेलवे में उसके भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है। और ये किताब काफी कुछ ही नहीं, आप बोल सकते हो ऑल ओवर सब कुछ ही कवर कर लेती है। 500 से ज्यादा पेज की किताब है और बेस्ट सॉल्यूशन है ये आपके लिए। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने एक प्रस्ताव दिया है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक मिनिमम एज बना देनी चाहिए लीगल तौर पे। तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है, और उसमें डिमांड करी गई है गवर्नमेंट से कि बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने के लिए मिनिमम लीगल एज निर्धारित कर दी जाए। आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने साल 2023 में एक रिसर्च करी थी, और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 से लेकर 17 साल के बीच में है, तो उन टोटल बच्चों में से 75% से ज्यादा बच्चे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तो जो कि अपने आप में काफी डिजास्टर्स होता चला जा रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, इन्होंने इस बात पर यही तर्क दिया है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है और उन्हें समर्थित करना है कि बच्चे उनके सुरक्षित रहें। आज की डेट में बच्चों में मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफी अफेक्टेड हो रही है इन फोन्स को लेकर। शुरुआत में इसका ट्रेंड बहुत तेजी से चला था, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत स्मार्ट समझते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज की डेट में फोन स्मार्ट है, बच्चे डंप होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द थिंग्स फोन्स के ऊपर ही उनकी डिपेंडेंट हो रही है। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और अभी देखना होगा कि ये बिल पास होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो इस पर चर्चा भी चल रही है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये कौन सा देश है जो कि इस बार एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो सिविल एविएशन के ऊपर कंडक्ट करी जा रही है, इसका दूसरा संस्करण होस्ट कर रहा है। तो इस बार इसको भारत होस्ट कर रहा है। भारत में ये मीटिंग आयोजित करी जा रही है। कल के दिन मतलब 11 सितंबर को ये मीटिंग शुरू हुई है, और आज के दिन मतलब 12 सितंबर की शाम को इसका समापन किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान में है, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी फ्लाइट्स हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके, उनके रूट्स को, ताकि
फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो और जो पैसेंजर्स हैं उनका टाइम भी बचे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेविगेशन को लेकर और भी बेहतर टेक्नोलॉजीज लाई जा सकें, क्योंकि जिस तरीके से जमीन में आप रोड में देख रहे हो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आसमान में भी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य वही था। और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 6 साल पहले 2018 में चाइना के बीजिंग में कंडक्ट करी गई थी। तो अब ये 6 साल के बाद आयोजित हो रही है आज की डेट में भारत में। ये कौन सा वर्ष है जब भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना लॉन्च करी गई थी? तो मन धन योजना को 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और आज का दिन भी 12 सितंबर ही है। तो सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना के 5 साल हो चुके हैं। इस बार इसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको याद दिला दूं, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे भारत भर में ऐसे किसान जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने सरकार की तरफ से 3,000 रुपए की पेंशन उनके अकाउंट में दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा? पहली चीज तो एलिजिबिलिटी। इसके अंतर्गत मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच के ये लोग एलिजिबल हैं। और हर महीने प्रति किसान मतलब अपनी तनख्वाह से 55 रुपए मिनिमम कटवा सकता है और मैक्सिमम 200 रुपए कटवा सकता है। हम मान लेते हैं कि किसी किसान ने 200 रुपए अपने महीने की तनख्वाह से कटवा दिए, तो जितने किसान ने कटवाए हैं जैसे 200, तो उतने ही भारत सरकार इसमें मिलाएगी। मेन इसमें पीएफ वाला कंसेप्ट है, प्रोविडेंट फंड वाला ही एग्जैक्टली कंसेप्ट है। तो टोटल ये कितने हो गए? 400 हो गए। अब इसमें ब्याज लगेगा पूरा। ओके। उसके बाद उस पर्टिकुलर किसान का फंड बनेगा और उसी फंड से उसको 60 साल की उम्र का जब वो हो जाएगा, तो उसके बाद उसका ये फंड कटना बंद हो जाएगा और सरकार की तरफ से 3-3 हजार हर महीने उसके अकाउंट में जाने चालू हो जाएंगे। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। हाल ही में ऑफिशियल लैंग्वेज की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके चेयरपर्सन के रूप में एक बार फिर से कौन चुने गए हैं? तो अभी तक इसके चेयरपर्सन अमित शाह थे। एक बार फिर से इनका चुनाव किया गया है। अमित शाह 2019 में सरकार बनने के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे। पहला कार्यकाल इन्होंने 2024 में भी पूरा कर लिया है। अब नई सरकार इस साल फिर से बनी है, तो इस कार्यकाल के लिए भी इनको री इलेक्ट किया गया है अनअनॉमसली। इस ये जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके अंदर टोटल अगर बात करें तो 30 मेंबर हैं और 30 में से 20 मेंबर लोकसभा के सदस्य हैं और जो 10 मेंबर आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसका गठन सन 1976 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसका जो गठन किया गया था वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 4 के अंतर्गत किया गया था। ये कौन सा बैंक है जो कि भारत के जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें से पहले ऐसा बैंक बन गया है जिसने पीसीएएफ को साइन किया है? पीसीएएफ का मतलब है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। यूनियन बैंक ये कहता है कि ऐसे लोग जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो करोगे ही। तो उसके लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यूनियन बैंक इसके लिए आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन फैसिलिटी देगा। अल्टीमेटली कहने का यह मतलब है कि अगर आप पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन यूनियन बैंक से मिल जाएगा। यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में करी गई थी। बहुत पुराना बैंक है। हाल ही में इसके 100 साल भी हुए थे, 5 साल पहले ही। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे ए मनी मेखलई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए मनी मेखलई। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? यह हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। उसके बाद साल 2022 में भारत सरकार ने इसको डब्ल्यूएचओ के मॉडल पर पहली बार नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के रूप में भी लॉन्च किया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि सुसाइड इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो जीवन में चैलेंजेस जो उनके आ गए हैं वो उनके रीच से परे हैं या फिर अब वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, तो वो आत्महत्या ही एक ऐसा रास्ता है जिसे अपना लेते हैं। और अभी खबर में आपने सुना भी होगा, 10 तारीख को ही
जो मलाइका अरोड़ा हैं, इनके जो फादर हैं, उनका भी निधन हो गया। उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मतलब 70 साल की उम्र थी करीब उनकी, और छठवें माले से उन्होंने छलांग मार दी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए दावा सूचक पोर्टल लॉन्च किया गया है? दरअसल ये अपने आप में एक टूल है, डिजिटल टूल है। तो इसको DICGC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो संस्थान है, ये इस पर काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो इस बात को एश्योर करता है कि जैसे कि आपका बैंक है, ठीक है? कल को अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, तो जो आपका पैसा जमा है, उसमें से आपको मिनिमम इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इंश्योरेंस के तौर पर, जिसको क्रेडिट गारंटी बोला जाता है और डिपॉजिट इंश्योरेंस बोला जाता है। तो पहले देखिए क्या है, इसको जब शुरू किया गया था, तो ये चीज़ 1962 में चालू करी गई थी। उस टाइम पर मिनिमम 1500 रुपए तो रखे ही जाते थे कि हाँ भाई 1500 रुपए बैंक की तरफ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपका बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है। आज की डेट में ये बढ़ते-बढ़ते कीमत हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है? तो अगर आपका पैसा बैंक में जमा है, आपका बैंक दिवालिया होता है, तो आपको इंश्योरेंस के तौर पर 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको मॉनिटर करता है DICGC। इसी के लिए इन्होंने एक टूल लॉन्च किया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक दिवालिया हो गया, तो इस टूल की मदद से आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई, अभी कितने दिन लगेंगे और आपका पैसा आने में, या फिर कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, ये सारी चीज़ें। DICGC जो है, इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसके जो चेयरपर्सन है, ये है MD पात्रा। कौन है? MD पात्रा। और ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं, MD पात्रा इस टाइम पे। उड़ीसा का ये कौन सा शहर है जहां पर उड़ीसा राज्य का दूसरा एम्स स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उड़ीसा के संबलपुर में दूसरा एम्स स्थापित किया जाएगा। और जो पहला एम्स था, ये उड़ीसा में साल 2014 की शुरुआत में स्थापित किया गया था। और ये जो स्थापित किया गया था, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब जो दूसरा एम्स आएगा, ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है। और मोहन चरण मांझी ने सीएम किसान योजना भी लॉन्च करी है। इसके अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने 925 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। ये जो 925 करोड़ रुपए हैं, ये गरीबी रेखा के नीचे जो किसान हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में उनके खाते में दिए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत क्या है, हर एक किसान को साल में 4,000 रुपए की धनराशि उड़ीसा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये पैसा दो हिस्सों में विभाजित होगा। एक बार में 2,000 जाएगा, और एक बार में 2,000 फिर जाएगा 6 महीने के बाद अकाउंट में। तो जो इसकी पहली किस्त है, ये हाल ही में, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया है उड़ीसा में, तो उस दिन, मतलब ये जो 8 तारीख को मनाया गया है, उसी दिन पहली किस्त इसकी जा चुकी है। और इसका फायदा जो है, ये पूरे उड़ीसा के अंदर 46 लाख करीब किसानों को मिलेगा। उड़ीसा में गवर्नर हैं रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। ये कौन सा संस्थान है जिसने फैसला लिया है कि 2026 में जो एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे, उसमें जो योगासन होगा, इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा? तो ये है OCA, जिसको बोलते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो अब पहली बार ऐसा होगा 2026 के एशियन गेम्स में कि जब गेम्स की शुरुआत होगी, तो उसमें योगासन, मतलब आप बोल सकते हो योगा को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि ये अपने आप में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, इसको एक तरीके से प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में योगा के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो उससे जुड़े हुए और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, उसकी जो परफॉर्म करने की टेक्निक्स हैं, ये सारी चीजें धीमे धीमे स्प्रेड होंगी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 1982 में करी गई थी। आपको याद होगा, कल शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाल ही में OCA में पहली बार किसी भारतीय को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। कौन है? राजा रणधीर सिंह। एक टाइम पे ये भारत की तरफ से शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेते थे, और ये एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड भी ला चुके हैं। तो आज की डेट में ये OCA के प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है सुबी गुप्ता। इन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो जो गोल्ड जीता है इन्होंने, ये अंडर 16 कैटेगरी में जीता है। इन्होंने वैसे एक और मेडल जीता है, अंडर 20 कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज भी जीता है, ठीक है? तो ब्रोंज और गोल्ड दोनों जीता है, अलग अलग कैटेगरी में। इस बार का जो कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 हुई है,
इसका आयोजन श्रीलंका के कालूतारा में किया गया है। कहाँ पर? कालूतारा में। और इनको जो प्राइज मनी मिली है वो 1 लाख रुपए की धनराशि मिली है इसके साथ। 2024 का सर्वे ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है। तो दरअसल ये जो सर्वे किया गया है ये कई सारे एस्पेक्ट के ऊपर किया गया है, जैसे कि किस कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के क्या चांसेस हैं, हेरिटेजेस कैसे हैं, एडवेंचर क्या क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। तो ओवरऑल ऐसे 17 मानक हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस पर आधारित है। तो टोटल इन 17 मानकों के ऊपर सर्वे करके ये इंडेक्स तैयार किया गया है, और इसमें भारत ने दुनिया में 33वीं रैंक सिक्योर करी है। इस इंडेक्स में टोटल 89 कंट्रीज को शामिल किया गया है, 89, और जिसमें से 33rd रैंक भारत की है पूरे दुनिया में। मतलब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पर बोल सकते हो या बेस्ट कंट्री बोल सकते हो। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? तो स्विट्जरलैंड है इस पे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे जापान है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है। चौथे नंबर पे कनाडा है। और पांचवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम अपने आसपास के देशों की बात करें तो श्रीलंका की रैंक है 55वीं, और बांग्लादेश की रैंक 71 है इसमें, जो कि आई मीन स्थिति ठीक नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है दोनों ही कंट्री में इस टाइम पे गवर्नमेंट के भी, एक कंट्री में श्रीलंका में फाइनेंशियल असिस्टेंस की उन्हें लगातार ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस अभी उन्होंने झेली है कुछ टाइम पहले। और बांग्लादेश में तो आपको पता ही है तख्ता पलट हुआ है दिन दहाड़े। और ये जो इंडेक्सिंग है इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, पूरे एशिया रीजन से केवल 4 ही ऐसे देश हैं जो कि टॉप 25 में हैं। ये देश कौन-कौन से हैं? तो एक तो है आपका जापान हो गया, दूसरा इसमें चाइना है टॉप 25 में, और कतर है, नहीं कतर तो आपका मिडिल ईस्ट में हो गया, साउथ कोरिया है, और साथ में सिंगापुर है। ये केवल 4 कंट्रीज हैं। ये कौन सा बैंक है जिसने अपने खुद की जीएसटी कलेक्शन सर्विसेज स्टार्ट करी हैं? तो ये है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक ने एक नई फैसिलिटी दी है कि अगर आप इनके कस्टमर हो या ना हो, अभी तक क्या होता था कि जीएसटी सबमिट करने के लिए आपको किसी सीए के पास जाना पड़ता था या किसी वकील के पास जाना पड़ता था जो कि सेल टैक्स का होता था। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी इजी हो गया है। अब आप सीधे बंधन बैंक में जा सकते हैं और वहां पे जाके अपना जीएसटी सबमिट कर सकते हैं। इवन अगर आप कैश से भी जमा करना चाहते हैं तो कैश भी लेकर जाइए, या चेक से जमा करना चाहते हैं, आप जैसे भी करना चाहते हैं आप बंधन बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जीएसटी सबमिट कर सकते हैं। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, और इसके सीईओ हैं रतन कुमार केश। क्या नाम है? आर के केश। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, ये कौन सा मुगल बादशाह है जिसने बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप डिस्काउंट कोड गणपति 50 का यूज करते हैं तो आपको मेरे हर एक बैच में 50% का डिस्काउंट इस टाइम पे मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में जीएसजीके का मेरा फाउंडेशन बैच आप अवेल कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या-क्या कवर किया हुआ है, एंटायर जीएस इसमें कवर है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। हर एक वनडे एग्जाम का सिलेबस ये बैच कवर करता है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर केंद्र के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है ये बैच। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस टाइम पे लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव जीएस फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टाइम पर लाइव स्पेशल स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का भी बैच स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसकी 3 क्लास हुई हैं, आज चौथी क्लास है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहां से आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो सीधे गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन को डाउनलोड करके वहां पे जाके भी आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।